दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए उपयोगी नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स विषय का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के साथ साथ राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की प्रारंभिक वैधता का निपटारा करना और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें से जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत के चुनाव आयोग के लिए ये सभी कार्य भारत के निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग से संबंधित हैं। लेकिन दोस्तों चुनाव की अधिसूचना जारी करने का कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं है। दोस्तों निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जारी करते हैं। इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल जारी करते हैं। इसके बाद निर्वाचन के समय, तिथि इनकी घोषणा निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग से क्या संबंधित नहीं है, तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना। दोस्तों चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभाओं के लिए, उनके लिए जो चुनाव होते हैं राष्ट्रपति जारी करते हैं। इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल जारी करते हैं। इसके अलावा चुनाव चिन्ह का बंटवारा, चुनाव की प्रारंभिक वैधता का निपटारा और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का कार्य, ये सभी निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है। ऑप्शन है न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है या फिर अर्धवैधानिक प्रक्रिया है। तो आप जानते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61, याद कर लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और ये एक अर्ध न्यायिक यानी क्वासी ज्यूडिशियल प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए है कि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते जबकि राज्यपाल कर सकते हैं। दूसरा है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते। तीसरा है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते जबकि राज्यपाल कर सकते हैं। और चौथा कथन है आपका कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन है ऑप्शन बी। दोस्तों राष्ट्रपति जो हैं ये मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों सेना न्यायालय के दंडादेश को छोड़कर और मृत्युदंड को क्षमा करने के अलावा राज्यपाल को वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो राष्ट्रपति को हैं, लेकिन राज्यपाल जो है मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग मंत्रिपरिषद से परामर्श के बाद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, तो ये मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल निरोधक कानून से जुड़ा है। 73वां संविधान संशोधन आप जानते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
और 84वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों का संबंध नहीं है। और आपके लिए एक प्रश्न भी है कि 84वें संविधान संशोधन का जो विषय है वो क्या है, यानी 84वां 84th संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सही है। तो आप जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि ये न्याय योग्य नहीं है, यानी इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये न्याय योग्य नहीं हैं। दोस्तों आप ये जानते हैं कि अनुच्छेद 36 से 51 में, जो कि भारतीय संविधान का भाग 4 है, वहाँ पर अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों ये भी कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये वाद योग्य नहीं हैं, यानी नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान किए गए हैं उनको भारत सरकार और राज्य सरकारें पूरा करने में असफल रहती हैं तो उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। ये सरकार पर बाध्यकारी नहीं है बल्कि परामर्शात्मक प्रकृति के हैं और इनको पूरा करना सरकार या सरकारों की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया और हमारे संविधान में दोस्तों मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन बाद के संशोधनों से कुछ अनुच्छेद निकाले गए हैं और कुछ अनुच्छेदों को प्रतिस्थापित किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या 395 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान करती है। तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में किए गए हैं और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में व्यवस्था की गई है और भारत में जो नागरिकता संबंधी मामले हैं उनके नियमन का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी थी। ऑप्शन है ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का या फिर सांप्रदायिक समस्या के निदान का। तो सही उत्तर है दोस्तों माउंटबेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी थी और आप जानते हैं लॉर्ड वेवेल के स्थान पर मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। वे 22 मार्च 1947 को भारत पहुंचे और 24 मार्च 1947 को उन्होंने कार्यभार संभाला। माउंटबेटन भारत की स्थिति का अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि सांप्रदायिक दंगों को और अधिक विकराल रूप धारण करने से रोकना है तो भारतीय हाथों में सत्ता सौंपने में और भी जल्दी करनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की और कांग्रेस भी धीरे धीरे ये समझने लगी कि भारत का विभाजन होकर रहेगा और कांग्रेस की कार्यकारिणी ने दोस्तों 8 मार्च 1947 को यानी माउंटबेटन के कार्यभार संभालने के पहले के प्रस्ताव में मांग की थी कि बंगाल और पंजाब का ऐसा विभाजन किया जाए जिसके द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग किए जाएं। तो माउंटबेटन योजना ये देश के विभाजन का आधार बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे। तो सही उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और संविधान के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोस्तों संविधान निर्माण की ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन सा था। ऑप्शन है आपके इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, दलित पैंथर्स या ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो सही उत्तर है दोस्तों बाबा साहब द्वारा स्थापित अंतिम दल ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन था। दोस्तों देखिए दोस्तों ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना उन्होंने 1942 में की थी। तो याद रखिए
ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में स्थापित डॉक्टर बाबा साहब द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस कब लिया गया या क्यों लिया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण। दोस्तों, गांधी जी द्वारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था यानी असहयोग आंदोलन ये वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया था। इसमें विदेशी वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी की अवधारणा पर बल दिया गया था। लेकिन हुआ ये कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड में हिंसक जो है वारदात हो गई, जिसके फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये इटली के चाणक्य कहे जाने वाले मैकियावेली का कथन है कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन है रजनी कोठारी, घनश्याम शाह, योगेंद्र यादव या अमिताभ आविष्कर। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में सामाजिक आंदोलन या सोशल मूवमेंट के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान रजनी कोठारी हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। दोस्तों, रजनी कोठारी भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत किए थे। रजनी कोठारी भारत के प्रसिद्ध राजनीति वैज्ञानिक, राजनीतिक सिद्धांतकार, शिक्षाविद और लेखक, और इन्होंने विकासशील समाज का अध्ययन पीठ की स्थापना 1963 में की थी। दोस्तों, आइए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। देखिए, कथन है दोस्तों कि M.N. राय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया था। तो आप जानते हैं M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय, ये उग्र मानवतावादी या नव मानवतावादी विचारक हैं। इन्होंने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया था। दोस्तों, कारण है कि इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। तो सही उत्तर है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, M.N. राय ने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, जबकि राय मूलतः एक व्यवहारिक चिंतक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन जे ब्राइस का है। दोस्तों, ब्राइस का मानना है कि राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच। अगला प्रश्न भारतीय राजनीतिक चिंतक और विचारक महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है, यानी गांधी जी के दर्शन को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी। दोस्तों, गांधी जी राज्य के विरोधी थे, यानी गांधी जी का मानना था कि राज्य बल प्रयोग या शक्ति प्रयोग पर आधारित है और ये व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उनके व्यक्तिगत इच्छाओं का दमन करता है। गांधी जी एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उनको दार्शनिक अराजकतावादी की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों राजनीति शास्त्र की रचना है। इसमें कौटिल्य ने राजनीति, शासन कला, अर्थव्यवस्था, सैन्य रणनीति इत्यादि के बारे में विवेचन किया है।
और एक प्रश्न और पूछता है कि अर्थशास्त्र में कुल कितने भाग हैं, तो उत्तर है अर्थशास्त्र में कुल 15 भाग हैं, 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं। और कुल मिलाकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति शास्त्र और शासन कला से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? ऑप्शन है योग्यता, वंशानुगतता, राजा की अनुकंपा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है योग्यता। दोस्तों, कौटिल्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार योग्यता बताते हैं। कौटिल्य का मानना है कि शासन के कार्य संचालन में मंत्री जो है वो राजा को सहयोग दे पाएं, इसके लिए जरूरी है कि वे योग्य हों और उनका भली भांति परीक्षण किया गया हो, यानी उनको परख कर नियुक्त किया गया हो। परीक्षा के विषय भय यानी भय से वे विचलित न हों, सदाचार यानी उन्हें कानून और नैतिकता का पूरा ज्ञान हो। अगला प्रश्न एक कथन है कि मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास, यानी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के स्थान पर एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। ये कथन किस विचारक का है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन भारत के जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का कहना है कि मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में विश्वास नहीं करता, बल्कि इन्होंने दोस्तों सभी के अधिकतम विकास में जो है विश्वास व्यक्त किया है, यानी ऐसी स्थिति हो जब सभी का अधिकतम विकास हो, तभी उस समाज को न्याय संगत और समानतापूर्ण कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन आपका महत्वपूर्ण विचारक लास्की का है। लास्की का कहना है दोस्तों कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया। याद कर लीजिए, लास्की का कथन है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा मार्क्सवाद को या साम्यवाद को एक दर्शन और दिशा मिली। H.J. लास्की का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। तो ये कथन है किसका है, आपको बताना है। आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, H.J. लास्की और मुसोलिनी। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन दोस्तों कार्ल मार्क्स का है। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये कथन कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि एंगल्स का है। एंजल्स जो कि कई ग्रंथों में मार्क्स का सहलेखक था। मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की। इसका प्रकाशन 1848 में हुआ था। याद रखिएगा, मार्क्स और एंगल्स की कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना, इसका प्रकाशन 1848 में हुआ था। ये घोषणा पत्र साम्यवाद का आधारभूत ग्रंथ सिद्ध हुआ और इस ग्रंथ में मार्क्स और एंगल्स ने लिखा है कि आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। दोस्तों, इसमें मार्क्स और एंजल्स ने ये भी लिखा है कि बुर्जुआ या मध्य वर्ग ने उत्पादन के साधनों में क्रांति लाकर समाज के संपूर्ण स्वरूप को ही बदल दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व क्या है? ऑप्शन है धन और संपत्ति का समान वितरण, उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, आय में समानता और शोषण का अंत, इसके अलावा सामाजिक न्याय। तो आपको बताना है कि साइंटिफिक सोशलिज्म जिसका प्रवर्तक मार्क्स है, इसका निर्णायक तत्व क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का निर्णायक तत्व उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व है। दोस्तों, मार्क्स का मानना है कि उत्पादन की शक्तियों का विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन जब उनका स्वरूप आमूल रूप से बदल जाता है तब प्रचलित उत्पादन संबंध उन शक्तियों को संभालने के लिए नहीं योग्य रह पाते हैं और इस हालत में उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में संघर्ष होता है। इसीलिए दोस्तों, ऐतिहासिक विकास के क्रम में प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति अनिवार्य होती है और वैज्ञानिक समाजवाद में उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व निर्णायक तत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण पुस्तकों से देखिए द प्रिंस किसकी सर्वोत्कृष्ट रचना है?
तो सही उत्तर है दोस्तों द प्रिंस, इटली के चाणक्य कहे जाने वाले निकोलो मैकियावेली की रचना है। तो याद रखिएगा, मैकियावेली जिसका समयकाल 1469 से 1527 है, उसने अपनी प्रसिद्ध कृति द प्रिंस में उन साधनों और तरीकों का वर्णन किया है जिसके द्वारा कोई राज्य या कोई राजा अपने राज्य को सुरक्षित और शक्तिशाली बना सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, यानी इच्छा राज्य का आधार है, शक्ति नहीं, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन T.H. ग्रीन यानी 19वीं शताब्दी के महान ब्रिटिश आदर्शवादी और राजनीतिक दार्शनिक थॉमस हिल ग्रीन का है। दोस्तों ग्रीन कहते हैं कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है। दोस्तों ग्रीन को उदारवादी आदर्शवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, या ये सेंटेंस इस प्रकार से ये कथन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कपोल कल्पना है, या राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक मिथक है। ये कथन G.D.H. कोल का है। दोस्तों G.D.H. कोल के द्वारा कहा गया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, और इसका मतलब ये है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक दिखावा या भ्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विचारक ने आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? तो उत्तर है दोस्तों J.S. मिल। सही उत्तर है J.S. मिल, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा है, एक आत्मपरक यानी स्व विषयक कार्य और दूसरा परात्म विषयक यानी पर विषयक कार्य। तो आत्मपरक, परात्मपरक या स्व विषयक और पर विषयक आचरण के मध्य अंतर करने वाला विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। आपको बताना है कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध यूनानी विचारक अरस्तु का कथन है। अरस्तु का मानना है दोस्तों कि क्रांति जो है ये असमानता के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, रूसो के पश्चात किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है आपके जॉन रॉल्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, एडमंड बर्क ने या फिर बेंथम ने। तो सही उत्तर है दोस्तों रूसो के बाद जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स दोस्तों न्याय पर विचार करने वाला आधुनिक विचारक है। जॉन रॉल्स ने रूसो के बाद सामाजिक संविदा की अवधारणा को दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया है। दोस्तों 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कांट ने व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता की बात की थी, और इसके अलावा 19वीं शताब्दी में हर्बर्ट स्पेंसर ने बाजार व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया, और समकालीन विचारकों में जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक ने न्याय के सिद्धांत का निरूपण करने के लिए इस विचार को अन्वेषणात्मक पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लेवायथन की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह और अधार्मिकता भरी हो। दोस्तों आप जानते हैं लेवायथन थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध कृति है जिसमें उसने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है। लेकिन कथन ये है कि लेवायथन की प्रति को किसने ये कहते हुए जलाया था कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह और अधार्मिकता भरी हो। तो सही उत्तर है ये कथन क्लेरेंडन का है। दोस्तों क्लेरेंडन एक विचारक है, वो मानता है कि लेवायथन जो है राजद्रोह की कृति है और इसमें देशद्रोह और अधार्मिकता भरी हुई है। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। यह राज्य में कानून की सृष्टा है, ये आपका सही कथन है। यह सदैव जनहित में होती है, ये भी सही है। यह सबकी इच्छा है, ये सही नहीं है। और ये सदैव सही होती है, ये सही है। तो दोस्तों रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में कहा जाता है कि ये सबकी इच्छा नहीं है, बल्कि व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग होता है जिसका उद्देश्य सामान्य हित या जनहित या जन कल्याण हो।
तो रूसो के सामान्य इच्छा के संबंध में ऑप्शन सी आपका सही नहीं है कि ये सबकी इच्छा है, बल्कि ये उन व्यक्तियों की विशेष इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य सामान्य हित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है, ये आपका सही कथन है। कारण है कि दास्ता स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, अरस्तु जैसा विचारक केवल दास्ता के मामले में जो है ऐसा दकियानूशी विचार या परंपरागत विचार रखता था, क्योंकि दास्ता जो है यूनानी समाज का एक आवश्यक अंग थी। और दोस्तों, पहले जो यूनानी समाज में सजीव संपत्ति और निर्जीव संपत्ति की धारणा प्रचलित थी, उसमें दास को व्यक्ति की सजीव संपत्ति माना जाता था, और अरस्तु का मानना था कि दास्ता स्वामी और दास दोनों के लिए जो है उपयुक्त है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि अरस्तु दास्ता को प्राकृतिक मानता है और वो कहता है कि दास्ता स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कार्ल पापर एक विचारक हैं, कार्ल पापर। इनकी रचना है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमेज, यानी खुला समाज और इसके दुश्मन। तो कार्ल पापर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमेज में किसकी मीमांसा की गई है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कार्ल पापर ने अपनी रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमेज में प्लेटो, हीगल और मार्क्स के बारे में मीमांसा की है। और ये पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज 1945 में प्रकाशित हुई। और दोस्तों, इसमें पापर प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहता है, और उसका मानना है कि प्लेटो, हीगल और मार्क्स ये मुक्त समाज के दुश्मन हैं, इसलिए वो प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहता है। और कार्ल पापर ने प्लेटो को पहला फांसीवादी कहा है, और मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा है। दोस्तों, हन्ना अरेंट ने भी प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रणेता माना है। तो सही उत्तर आप जान लीजिए, कार्ल पापर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज में दोस्तों जो है कार्ल पापर प्लेटो, हीगल और मार्क्स के बारे में जो है विचार करता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निर्धारित की है। तो सही उत्तर है 5040 व्यक्ति। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति निर्धारित की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये विचारक है अरस्तु। अरस्तु सबसे पहला सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक व्यवस्थित वर्गीकरण किया था, और उसके अनुसार शासन का संभावित रूप एक तंत्र या राजतंत्र, कुलीन तंत्र और बहुतंत्र, संवैधानिक तंत्र होता है। और अरस्तु ने डेमोक्रेसी को भीड़ तंत्र की संज्ञा दी है, और इसके अनुसार अरस्तु के अनुसार दोस्तों सबसे अच्छी शासन व्यवस्था को वो पॉलिटी कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप की प्रणाली किन देशों में प्रचलित है। ऑप्शन है कनाडा और भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जानते हैं कि जिनमें भारत है वो ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता का प्रचलन है। अगला प्रश्न देखते हैं, उदारवाद किसका समर्थन करता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, उदारवाद जो है ये राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करता है। तो देख लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है उदारवाद। दोस्तों, उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है, और उदारवाद राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है। उदारवाद का मानना है कि राज्य एक साधन है और व्यक्ति साध्य है। अगला प्रश्न है, नाजीवाद का जनक कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है हिटलर। दोस्तों, नाजीवाद का जनक हिटलर है। 1920 में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की थी, और जर्मन वर्कर्स पार्टी का संस्थापक भी हिटलर था। 1933 में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना, और उसने एक राष्ट्र एक नेता यानी वन नेशन वन लीडर का नारा दिया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन देखिए, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या यद्भाव्यम। तो सही उत्तर है दोस्तों, यद्भाव्यम की नीति जो है ये मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित जो विचार हैं उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत जो हैं इनको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। मार्क्स ने कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। दोस्तों इसमें देखिए, मार्क्स ने दोस्तों जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य की बात की है। यद्भाव्यम की नीति दोस्तों ये जो है लेसेज फेयर या हस्तक्षेप की नीति है, जो कि व्यक्तिवाद से संबंधित है, इसलिए ये मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद को किस रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है, वैज्ञानिक समाजवाद को मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मार्क्स वो पहला विचारक था जिसने उन कारणों की व्याख्या की जिससे आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है। बल्कि इसके पहले के विचारकों में, जिनको की कल्पना लोकी समाजवादी कहा जाता है, मार्क्स के शब्दों में उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की थी, लेकिन उसके लिए कोई भूमि तैयार नहीं की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वाचन प्रणालियों पे। देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों एक लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के हितों को पूर्ण सम्मान दिया जाता है, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो या बहुसंख्यक वर्ग हो। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को सुरक्षित करने के लिए दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व श्रेष्ठ तरीका माना जाता है। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन रैमजे मेयोर का है और हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड रैमजे मेयोर की प्रसिद्ध कृति है। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, जनवादी लोकतंत्र लोकतंत्र की मार्क्सवादी धारणा से संबंधित है दोस्तों। जनवादी लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र की मार्क्सवादी धारणा से है। तो याद रखिए, जनवादी लोकतंत्र या पीपुल्स डेमोक्रेसी ये दोस्तों आपके मार्क्सवादी चिंतन से जुड़ा हुआ है। इसमें किसान, बुर्जुआ, सर्वहारा, निम्न बुर्जुआ वर्ग के लोग अपनी मिलीजुली सरकार बनाते हैं और इसका उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता के आधार पर एक नए समाज की स्थापना करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संसदात्मक सरकार की विशेषताओं से संबंधित है। प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक सरकार या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो सही उत्तर है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो याद रखिए दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति क्या होता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है इसमें राष्ट्रपति राज्य और शासन दोनों का प्रधान होता है। दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सिर्फ एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका का अभाव होता है और राष्ट्रपति ही यहाँ पर शासन का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख दोनों होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की ये परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये परिभाषा ऑस्टिन की है। ऑस्टिन का मानना है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुलवादी किसमें विश्वास करते हैं? तो सही उत्तर है, बहुलवादी दोस्तों नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं और बहुलवाद की अवधारणा संप्रभुता के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई है। बहुलवादी विचारक मानते हैं कि राज्य समाज का एक समुदाय है। जिस प्रकार से अन्य समुदाय हैं उसी प्रकार राज्य भी एक समुदाय है, इसलिए संप्रभुता केवल इसी में नहीं होनी चाहिए बल्कि अन्य समुदायों में भी होनी चाहिए।
अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निवास करती है। तो एक पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों संप्रभुता मूल रूप से दो प्रकार की होती है, एक तथ्यपरक और दूसरी विधिपरक। तथ्यात्मक की बात यह है कि तथ्यपरक संप्रभु उसे माना जाता है जो दोस्तों वास्तविक संप्रभुता जिसमें निवास करती है उसे तथ्यपरक संप्रभु माना जाता है, और जो कानूनी संप्रभु है उसे विधिक संप्रभु कहा जाता है। तो भारत की स्थिति में जनता जो है ये तथ्यात्मक संप्रभुता इसमें निवास करती है, जबकि संसद में विधिक संप्रभुता निवास करती है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार जो तथ्यात्मक संप्रभुता है वो भारत की जनता में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। तो ये कथन किसका है? सही उत्तर है जीन बोंदा। दोस्तों ये कथन बोंदा का है, और बोंदा ने अपनी पुस्तक द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक 1576 में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों संप्रभुता शब्द अंग्रेजी के सावर्निटी का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन भाषा के सुपर और एनस से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा, संप्रभुता अंग्रेजी के सावर्निटी का हिंदी रूपांतर है, और ये लैटिन भाषा के सुपर प्लस एनस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति या परम सत्ता। दोस्तों बोंदा ने जो है संप्रभुता के सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसका आवश्यक भाग है। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत का आवश्यक भाग है, क्योंकि हाब्स का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अपने संरक्षण के लिए जो चाहे कर सकता है। इसी तरह लाक का मानना है कि व्यक्ति को जन्म से ही जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे। तो सही उत्तर है नेचुरल राइट्स का जो सिद्धांत है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का महत्वपूर्ण भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, ये परिभाषा किसकी है। तो सही उत्तर है स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, ये सीले की परिभाषा है। दोस्तों सीले कहता है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, इसके अलावा वो स्वतंत्रता को समस्त प्रतिबंधों का अभाव भी मानता है। यानी अगर जो आपसे ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, ये किसका कथन है, और या ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, तो ये भी सीले का ही कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, ये कथन किसका है। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन राज्य के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक मैकाइवर का है। मैकाइवर का मानना है कि जो रक्त संबंध है वो समाज को जन्म देता है और समाज राज्य को जन्म देता है। दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है उसका समर्थन कई विचारकों जैसे मैकाइवर, गिलक्राइस्ट, अरस्तु और ब्लंटसली आदि ने किया है। वे कहते हैं कि जो है रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज राज्य को जन्म देता है। अगला प्रश्न एक कथन है, किसने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। ऑप्शन है हीगल, रूसो, लाक और हाब्स। तो सही उत्तर है ये कथन हाब्स का है। हाब्स कहता है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, क्योंकि हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था की भयावहता का जो चित्रण किया है उसके संबंध में तत्कालीन अराजक की स्थिति जो थी, इसी कारण उसने कॉमनवेल्थ के महत्व को बताया है कि कानून जो है सबसे निकृष्ट राज्य भी उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है, तो इसमें कानून और जो है नियम होने चाहिए ताकि लोगों का जीवन संचालित हो सके। इसीलिए वो उत्कृष्ट अराजकतावाद से जो है सबसे निकृष्ट राज्य को भी अच्छा मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टेटस शब्द जिससे कि शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है ये सबसे पहले किस भाषा में प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन है ग्रीक, जर्मन, ट्यूटोनिक या इंग्लिश। दोस्तों देखिए ये जो स्टेटस शब्द है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में इटालवी शब्द स्टेटो का प्रयोग किया है, और उसने ये कहा कि जिन शक्तियों का लोगों पर अधिकार था अथवा है वे राज्य या स्टेटो हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बन गया कि स्टेट शब्द का या आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया है।
इसके अलावा दोस्तों रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ट्यूटोनिक कबीलों ने ऐसी संस्था स्थापित किया था जिसे सबसे पहले स्टेट्स शब्द से संबोधित किया गया था, जिसमें से अंग्रेजी शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है। तो सही उत्तर है स्टेटस शब्द दोस्तों, ये ट्यूटोनिक मूल का है। तो याद रखिएगा, जिसको हम राज्य कहते हैं उसका जो स्टेटस मूल शब्द है वो ट्यूटोनिक भाषा के मूल शब्द से लिया गया है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, किसने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पद जो है पदचाप है, या वो कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है या लीला यात्रा है। ये कथन हीगल का है दोस्तों। हीगल का मानना है कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतरण है, ये पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवी विचार है, और उसका मानना है कि राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति का न केवल राजनीतिक बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। तो दोस्तों हीगल एक आदर्शवादी विचारक था जो राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास करता था। उसका कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो सही उत्तर है मैकियावेली। दोस्तों मैकियावेली ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है, और मैकियावेली का इस विषय में कहना है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कथन है। ये किसका है, आपको ये तैयार होना चाहिए। देखिए, कथन है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है, ये कथन दोस्तों मेटलैंड का है। मेटलैंड ने व्यंग स्वरूप कहा है, व्यंग के रूप में कहा है कि जब मैं राजनीति शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा में प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। दोस्तों अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस या सर्वोच्च विज्ञान कहा है। इसके अलावा बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान माना है। लेकिन मेटलैंड कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्न पत्रों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया? ऑप्शन है रॉबर्ट नोजिक, F.A. हेयक, जॉन राल्स और एंटोनियो ग्राम्सी। तो सही उत्तर है दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन बनाने का कार्य जो है दोस्तों जॉन राल्स के द्वारा किया गया है। जॉन राल्स ने स्वतंत्रता और समानता के मध्य समन्वय करने का सराहनीय प्रयास किया है, और अपने न्याय सिद्धांत में उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि स्वतंत्रता और समानता या फिर न्याय, वो कहता है कि न्याय किसी समाज का प्रथम सद्गुण होता है और उसके लिए व्यक्तियों में स्वतंत्रता और समानता दोनों की भावना होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का कौन सा लक्षण नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल और तथ्यों के अध्ययन पर बल। दोस्तों परंपरागत राजनीति विज्ञान या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस अमूर्त स्वरूप का रहा, इसमें काल्पनिकता हावी थी और आदर्शात्मकता या दार्शनिकता पर बल दिया गया था। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसमें तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो ये जो है दोस्तों परंपरागत राजनीति विज्ञान का ये लक्षण नहीं है, तथ्यों के अध्ययन पर बल। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, ये परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ऑप्शन है गार्नर, डिमाक, गिलक्राइस्ट और सीले। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी डिमाक। याद कर लीजिएगा, डिमाक उन विचारकों में आते हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन से जोड़ते हैं। डिमाक का कहना है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। दोस्तों जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहली परिभाषा गार्नर की दिखती है, जो कहता है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, यानी राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। लेकिन वहीं पर डिमाक की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली को किस नाम से संबोधित किया जाता है?
तो ऑप्शन है युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों मैकियावेली जो है इटली का ऐसा विचारक था जिसको अपने युग का शिशु कहा जाता है। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है क्योंकि उसने राजनीति का धर्म और नैतिकता से अलगाव किया था, और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि विचारक भी कहा जाता है। दोस्तों एक प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, देखिए क्वेश्चन है कि मैकियावेली को अपने उसके युग का शिशु किस विचारक ने कहा था। मैकियावेली या वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी सही अर्थों में अपने युग का शिशु था, ये कथन किस विचारक का है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा जाता है। वो एक महान पत्रकार थे, शिक्षक रहे, राष्ट्रवादी और गरम दल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। दोस्तों भारत में उन्हें बेताज बादशाह कहा जाता है, और वेलेंटाइन सिरोल जो था उन्होंने उसे भारत में अशांति का अग्रदूत या अशांति का जनक कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कौन रूसों के जनरल विल या सामान्य इच्छा की विशेषता है। तो देखिए ये आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, ये अस्थाई है और ये व्यक्तिगत है। दोस्तों सामान्य इच्छा जो है ये व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है और ये अस्थाई होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3 आपके सही हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा के आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। दोस्तों यहाँ से कुछ प्रश्न हूबहू वही पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए थे बहुत इनका लेवल हार्ड नहीं था, लेकिन इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, जो प्रश्न कठिन लगे उनको अलग से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।